कृष ने अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाए और तभी आशी रोते हुए बिना कुछ कहे और बिना कृष की कोई बात सुने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गई। आशी को अचानक इस तरह दौड़ते हुए देखकर हॉल में खड़े सभी लोग हैरान रह गए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कृष इस बात को महसूस कर चुका था कि आशी ने उसे गलत समझ लिया है और अब वह भी बिना एक पल की देरी किए जल्दी से आशी के पीछे भागा। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई रुको, फायरफ्लाई मेरी बात सुनो। लेकिन आशी तेजी से दौड़ते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कृष की कोई बात नहीं सुनती और वह अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रही थी। उसका दिल लगभग टूट चुका था। उसे कृष से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वह इस कदर रो रही थी कि मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे। और वहीं आशी को इस तरह दौड़ते हुए देखकर अब सभी लड़कों को अपने लिए डर लग रहा था। अब नताशा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह दांत पीसते हुए रॉकी को देखकर वह भी तेज कदमों के साथ बाहर चली गई। नताशा को इस तरह जाते हुए देखकर रॉकी भी उसको समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। मामले की नाजुक स्थिति को समझते हुए राका ने सभी बैली डांसर को बाहर जाने का इशारा किया। राका के इशारे पर सभी बैली डांसर वहां से निकल गई और अब निकिता और ऐना गुस्से से राहुल और रुद्र के सामने आए। निकिता ने तो आव न देखा न ताव और अपने हाथ में लिए हुए बेलन से रुद्र को मारना शुरू कर दिया और अब रुद्र खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपने बच्चों के सामने अपनी जान की दुहाई दे रहा था। अरे अरे निकी निकी यार प्लीज मत मारो। अरे हमसे गलती हो गई, लेकिन यह हमारा प्लान नहीं था, यह समर का प्लान था। प्लीज समझने की कोशिश करो, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, बुढ़ापे में तुम्हें जवानी चढ़ रही है। हम अंधे हैं क्या? लगता है हमें नजर नहीं आया। हम बेचारी औरतें तुम पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ छोड़कर गए और तुम लोग यहाँ गुल खिला रहे हो। रुद्र प्रताप सिंघानिया, लगता है तुम फिर से प्लेबॉय बनने वाले हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। वह हाल करूंगी तुम्हारा कि मुंह में दांत नहीं रहेंगे और पेट में आंत नहीं रहेंगे। कहते हुए निकिता पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर रुद्र को मार रही थी और उसकी हालत देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। ऐना भी राहुल का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला रही थी। बेचारा राहुल बिना कुछ किए ही फंस रहा था। उसने ऐना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐना कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी और यह सब देखकर समर और अथर्व धीरे धीरे साइड से खिसक गए। याना की नजर भी राका पर गई और न जाने क्यों राका को इस तरह से लड़कियों के बीच देखकर याना की आंखों में आंसू न आने लगे थे। वह चुपचाप अपनी नजर इधर उधर करते हुए उस जगह से निकल गई। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर राका को किसी और के साथ देखकर उसे बुरा क्यों लग रहा था। और गौरी हैरानी से अपने बाबा की पिटाई होते हुए देखकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई, जहां निक उसे तिरछी नजरों से देख रहा था, क्योंकि गौरी के हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी और वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए लहंगा पहने बैठी थी। वह बहुत क्यूट लग रही थी। वह तो सामने का तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने हाथों में मेहंदी लगाए अपने लहंगे को संभालते हुए गुस्से से रोते हुए वहां से जा रही थी। और तभी रॉकी पीछे से आया। उसने जल्दी से नताशा को बैक हक कर लिया और उसे रोकते हुए कहा, वाइफी प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ, तुम हमें गलत समझ रही हो। देखो यह सब समर का प्लान था। प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। और रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे रॉकी, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं सुनना तुम्हारी सफाई और ना ही तुम्हारा झूठापन, क्योंकि सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अच्छा है, क्या इसी दिन के लिए तुम मेरे पीछे पड़े थे? एक दिन का सब्र नहीं हुआ तुम्हें? प्यार की लंबी लंबी दुहाई देते हो कि मेरे बिना तुम रह नहीं सकते। साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम लड़कियों के बिना नहीं रह सकते? मैं हूं या कोई और, तुम्हें तो बस अपने डिजायर से मतलब है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी।
नताशा ने गुस्से से रॉकी से खुद को छुड़ाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी भीगी हुई आंखों से कहा, वहां मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाकर अपने आने वाले खूबसूरत लाइफ के सपने देख रही थी और यहाँ तुम उन लड़कियों के साथ थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? गलती मेरी ही है, तुम पर भरोसा कर लिया। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम भरोसा करने के लायक ही नहीं हो। मुझे अब तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी और तभी रॉकी उसे जल्दी से आगे से हग करते हुए प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए समझाने की कोशिश करते हुए बोला, नताशा, नताशा प्लीज यार, बात का बतंगड़ मत बनाओ। हमने कुछ नहीं किया, यह सब समर का प्लान था। उसने कहा कि आज उसे बैचलर पार्टी मनानी है। हमने उसे मना किया था पर वह माना ही नहीं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज इस तरह मत करो, कल हमारी शादी है। और रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से अपना चेहरा उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोली, शादी? शादी माय फुट, शादी तो तुम भूल ही जाओ। मैं तो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर नीदरलैंड वापस चली जाऊंगी और फिर तुम्हें जिसके साथ एंजॉय करना है करते रहना। एक दिन क्या, हर दिन बैचलर पार्टी मनाना। समर का नाम लगा रहे हो, तुम क्या सामान हो? तुम्हें समझ में कहाँ आता है? तुम बच्चों तो नहीं हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। कहते हुए नताशा एक बार फिर गुस्से से रॉकी को छोड़कर वहां से जा रही थी और अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखकर रॉकी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह जल्दी से नताशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़ते हुए नताशा से माफी मांगते हुए, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज वाइफी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं माफी मांगता हूँ, तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखूंगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, यह मेरी आखिरी गलती है। और रॉकी को इस तरह रोते हुए देखकर नताशा भी उसको देखती रह गई, लेकिन उसे अभी भी रॉकी पर बहुत गुस्सा था। और वहीं दूसरी तरफ आशी येलो साड़ी पहने अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से बस यूं ही दौड़ती जा रही थी और क्रिश उसके पीछे पीछे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज आशी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और अचानक ही गार्डन में अंधेरा होने के कारण उसकी साड़ी पैर में फंस गई। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह गिरने को हुई। तभी अचानक उसके मुंह से चीख निकली। उसके साथ ही उसकी आंखें डर के मारे बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल आशी को महसूस हुआ कि वह गिरी नहीं है, बल्कि उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत बाहें महसूस हुई। अगले ही पल आशी ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजर क्रिश पर ठहर गई, क्योंकि उसे गिरने से बचाने वाला क्रिश था। फायरफ्लाई, मेरी बात सुनो। और इससे पहले कि क्रिश कुछ कह पाता, आशी अगले ही पल अपनी मेहंदी लगे हाथों को क्रिश के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर धक्का देती है। दूर हटो मुझसे साइको, कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। और अचानक आशी के धक्का देने पर क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया। वह अचानक ही कुछ कदम पीछे हुआ और आशी ने किसी तरह खुद को संभाला। अब वह अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? बोलो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम उन लड़कियों के साथ, छी, तुम सचमुच बहुत बुरे हो साइको। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ से भेजा मुझे यकीन दिलाकर कि तुम मुझे याद करोगे, और तुम यहाँ यह सब कर रहे हो, दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती। मैं अगर अपने भाई को भी छूती हूँ तो तुम पागलों की तरह चिल्लाने लगते हो। और खुद क्या कर रहे थे वहां पर? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। मैं वहां यह सोचकर खुश हो रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, मेहंदी लगा रही थी कि मुझे अपने साइको के लिए सबसे सुंदर बनना है, उसे खुश रखना है, उसके साथ डांस करना है। एक बार फिर हमारी शादी होगी, धूमधाम से मेरी ड्रीम वेडिंग होगी।
एक बार फिर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था यह सपना सिर्फ मैं देख रही हूँ। साइको को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। साइको अपनी फायरफ्लाई को भूलकर अपने आसपास तितलियों से घिरा हुआ है। वह मुझे क्या याद करेगा? तुम्हें जाना है ना उन लड़कियों के पास तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, समझे तुम? कहते हुए आशी गुस्से से क्रिश को घूर रही थी, उस पर लगभग चिल्ला रही थी। आज पहली बार वह क्रिश से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, अपनी बात कह रही थी। आशी यूं ही रोते हुए एक बार फिर वहां से जाने लगी और क्रिश, जो कि अपनी आंखें फाड़े आशी को देख रहा था, आज उसे आशी की आंखों में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। अचानक उसे वहां से जाते हुए देखकर क्रिश अपने होश में आया। उसने अगले ही पल आशी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए बोला, फायरफ्लाई, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे साइको, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुम आशी से प्यार नहीं करते, तुम दूसरे लड़कियों के साथ डांस करते हो। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। कहते हुए आशी जोर जोर से रोते हुए क्रिश की पीठ पर पंच मार रही थी और अपने हाथ पैर मारते हुए वह क्रिश से छूटने की कोशिश कर रही थी। शट अप फायरफ्लाई, शांत रहो वरना, कहते हुए क्रिश उसे यूं ही जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाए हुए वापस विला के अंदर लाया। हॉल में सभी लोग एक दूसरे के मुंह फुलाकर बैठे थे। आशी क्रिश से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक क्रिश और आशी को वहां देखकर सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ गया, लेकिन क्रिश सभी को इग्नोर करते हुए आशी को अपनी गोद में यूं ही कंधे पर उठाए हुए सीढ़ी के रास्ते ऊपर एक कमरे की तरफ जाने लगा। आशी हॉल में लगभग सभी लोगों को पुकारते हुए क्रिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, चाचू, मासी, अथर भाई, मुझे साइको के साथ नहीं जाना। इसे कहो मुझे नीचे उतारे। आशी सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन क्रिश का डार्क ऑरा देखकर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में क्रिश आशी को अपने कमरे में लेकर आया और अचानक ही उसे बेड पर पटक दिया। आशी अचानक ही बिस्तर पर गिरने से अपनी भरी हुई आंखों से क्रिश को गुस्से से घूर रही थी। वह जल्दी से बिस्तर से उतरकर वहां से भागने को हुई। क्रिश ने तभी अगले ही पल उसके हाथों को पकड़कर एक बार फिर उसे बिस्तर पर पटक दिया और अगले ही सेकंड उसके ऊपर आ गया। छोड़ो मुझे साइको, छोड़ो, मैं तुमसे। और इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती, क्रिश ने अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। आशी खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर लगातार मार रही थी और उसकी इस हरकत पर क्रिश ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से उसके सर के ऊपर कर दिया और अब उसका दूसरा हाथ काफी रोमांटिक तरीके से आशी की बॉडी पर चलने लगा। क्रिश गुस्से से काफी फोर्स के साथ उसके होठों को लगभग बाइट करते हुए उसे शक कर रहा था। आज उसकी किस में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था। क्रिश लगभग 15 मिनट तक आशी को जबरदस्ती किस कर रहा था, उसके होठों को लगभग चबा रहा था। आशी आंखों में लगातार आंसू बहा रही थी क्योंकि उसे अपने होठों में अब दर्द भी होने लगा था और अचानक ही क्रिश को आशी के होठों से निकल रहा खून का टेस्ट अपने मुंह में आता है, जिसे चखते ही क्रिश अपने होश में आया। तब तक आशी ने अपने होठों के दर्द को बर्दाश्त करते हुए, कंट्रोल करते हुए, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी वह क्रिश से छूट नहीं सकती, उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। आशी को अचानक ही कंट्रोल में आता हुआ देखकर क्रिश धीरे से उसके होठों को छोड़ता है, लेकिन वह अभी भी यूं ही आशी के ऊपर पूरे फोर्स के साथ लेटा हुआ था। क्रिश के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि उसकी सांस लगभग फूलने लगी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वह गुस्से से क्रिश को देख रही थी। तभी क्रिश अपनी नीली नजरों से उसे घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हर वह चीज जो आंखों से दिखाई दे जरूरी नहीं कि वह सच हो। वह वहां राका से बात करने गया था क्योंकि लाउड म्यूजिक में
राका मेरी बात नहीं सुन पा रहा था। देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा साइको तुम्हें छोड़कर किसी और को देखेगा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है फायरफ्लाई? इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। वॉइस हमेशा की तरह ठंडी थी और क्रिश की बातों को सुनकर आशी उसके चेहरे की तरफ अपनी गीली नजरों से देखते हुए मासूमियत से बोली, तुम सच कह रहे हो ना साइको? तुम उसके साथ नहीं थे ना? खाओ मेरी कसम। और आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश बड़े प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, मुझे अपनी फायरफ्लाई की जरूरत है, तितलियों की नहीं। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी जल्दी से उसे हक करते हुए अपने भरे हुए गले से बोली, साइको सॉरी, मुझे लगा था तुम, प्लीज ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। आई लव यू साइको, आई लव यू सो मच। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत इमोशनल लग रही थी। अब क्रिश ने भी उसे कस के गले लगा लिया। कुछ पल यूं ही रहने के बाद क्रिश की नजर अचानक आशी की ड्रेस पर गई। आशी ने इस वक्त येलो साड़ी पहन रखी थी, जो देखकर क्रिश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन आए। उसने आशी से थोड़ा दूर होते हुए उसकी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यह तुमने क्या पहना है फायरफ्लाई? येलो साड़ी? क्रिश के अचानक इस सवाल पर आशी थोड़ा घबरा गई। उसने जल्दी से घबराते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वह मासी ने दिया था, उन्होंने कहा था यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पहन लो, रुको मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर आशी क्रिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और तभी क्रिश अचानक ही उसके हाथों को पकड़कर वापस उसके ऊपर करते हुए उसके चेहरे की तरफ अपनी मदहोश नजरों से देखते हुए बोला, कैसे करोगी? तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी है। क्रिश की बात सुनकर आशी को ख्याल आया कि उसके हाथों में तो मेहंदी लगी है, वह अपनी ड्रेस चेंज कैसे करेगी? और वह कुछ सोचने लगी और तभी क्रिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उसके गले के पास किस करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हिलना मत, समझी? कहकर क्रिश ने धीरे से आशी के होठों को छोड़ा और धीरे से आशी के से दूर हुआ। आशी ना समझी में क्रिश को देख रही थी, लेकिन क्रिश अपनी नीली नजरों से उसमें लश्ट छुपाए आशी को अपनी आंखों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। आशी को एक बार फिर इस तरह देखकर उसके दिल में हलचल हो रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सीने के पास से उसके आंचल को हटा दिया। अब आशी अपने डीप नेक ब्लाउज में अपने दोनों हाथों को ऊपर किए क्रिश के सामने थी। अब क्रिश ने अपने हाथों को काफी रोमांटिक तरीके से उसकी पूरी बॉडी पर चलाते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, क्या तुम जानती हो फायरफ्लाई, मैं तुम्हें येलो साड़ी पहनने से मना क्यों करता हूँ? आशी, जो कि क्रिश के रोमांटिक टच से सिहरती जा रही थी, उसने किसी तरह अपनी बेचैनी को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें साड़ी अच्छी नहीं लगती और सब लोग मुझे देखते हैं ना। कहते हुए आशी की आवाज में मासूमियत थी। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस लुक में मुझ पर वह बिजली गिराती हो जिससे मैं संभल नहीं पाता और मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता हूँ, जैसे अभी हो रहा हूँ। क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, सॉरी फायरफ्लाई, लेकिन अब तुम मुझे अपनी ओर खींच रही हो। कहकर क्रिश आशी को प्यार करने लगा और आशी जैसे ही क्रिश को अपने ऊपर से हटाने को हुई, तभी क्रिश उसे रोकते हुए बोला, खबरदार, तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम चाहिए, वह किसी भी कीमत पर बिगड़नी नहीं चाहिए। और क्रिश की धमकी को सुनकर आशी ने अचानक ही अपने हाथ यूं ही हवा में रोक लिए। अब क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि आशी अब चाहकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। क्रिश ने धीरे से आशी को प्यार करना और भी ज्यादा तेज कर दिया था और प्यार करते करते देखते ही देखते लगभग 1 घंटे का समय बीत गया और अचानक
इनके कमरे का माहौल अब एकदम शांत हो गया। आशी लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर तो अब जान ही नहीं बची थी। वह काफी थकी हुई महसूस कर रही थी और क्रिश भी उसके बगल में लेटे हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान थी। अब आशी मुंह बनाते हुए क्रिश से जैसे ही शिकायत करने के लिए उसके सीने पर मारने को हुई। तुम गंदे साइको, तुम हमेशा मुझे तंग करते हो। आशी ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक ही उसकी नजर अपनी मेहंदी पर गई और अपनी मेहंदी देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि इन सब के बीच आशी के हाथों की मेहंदी कई जगह से खराब हो गई थी और अब उसका रोना एक बार फिर शुरू हो गया। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तुम गंदे साइको, देखो तुम्हारी वजह से मेरी मेहंदी खराब हो गई। अब मेरी मेहंदी सुंदर नहीं लगेगी, मैं अब अच्छी दुल्हन नहीं बन पाऊंगी। कहते हुए आशी यूं ही लेटे हुए अपनी मेहंदी देख रही थी। इस वक्त उसके बदन पर सिर्फ एक पतली सी ब्लैंकेट थी और क्रिश शर्टलेस उसकी बगल में लेटा हुआ था। अचानक आशी को इस तरह गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए देखकर उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगा था। शट अप फायरफ्लाई, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम यह रोना धोना बंद कर दिया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू, लेकिन तुम होगी कुछ सुनती ही नहीं। यह बेकार की मेहंदी के लिए रो मत, समझी? तुम गंदे साइको, यह बेकार की मेहंदी नहीं है, इससे हमारे हाथ खूबसूरत लगते हैं। दुल्हन के लिए उसकी मेहंदी ही बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तुम्हारा नाम भी इसमें से कितनी जगह पर खराब हो गया है। यह तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी तो मुझे अपने पैरों में भी मेहंदी लगवानी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। मेरी ड्रीम वेडिंग में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखूंगी। मेरी मेहंदी खराब हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब के सब मेरी मेहंदी खराब करने पर ही तुले हैं। शट अप, जस्ट शट अप फायरफ्लाई, तुम रोना बंद करो। लाओ दिखाओ कहाँ है तुम्हारी मेहंदी खराब। ओहो, यह लड़की भी ना बच्चों की तरह रोती है। मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कहते हुए क्रिश आशी की मेहंदी देखता है। उसमें से क्रिश का नाम थोड़ा सा खराब हो गया था और बाकी उसकी उंगलियों के पास मेहंदी हटी हुई थी। आशी तो अपनी मेहंदी देख देख कर सिसक रही थी और क्रिश उसे वार्निंग देते हुए बोला, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है इसे, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन खबरदार रोना मत। और इतना कहकर क्रिश अपनी जगह से उठा। उसने अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल किया और फिर अपनी शर्ट आशी को पहनाकर उसे धीरे से उठाकर बिठाया। लगभग 10 मिनट के बाद उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। क्रिश दरवाजे पर गया और बाहर पीटर के हाथ में से एक बॉक्स लिया। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और आशी के पास आया। आशी अपने गाल फुलाकर क्रिश को देख रही थी। अब क्रिश आशी की बगल में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। क्रिश की इस हरकत पर आशी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वह कंफ्यूज नजरों से उसे देखते हुए बोली, अरे साइको, क्या तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? शट अप फायरफ्लाई, शांति से बैठी रहो वरना तुम्हारे मुंह पर भी मेहंदी लगा दूंगा, समझी? अब क्रिश की धमकी सुनकर आशी अपने निचले होठों को बाहर निकालकर एकदम शांत बैठ गई। अब क्रिश उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगा। देखते ही देखते कुछ घंटे का वक्त बीत गया। आशी को बैठे बैठे नींद आने लगी तो वह धीरे धीरे से बेड के हेड ग्राउंड के सहारे सोने लगी, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर एक हल्का सा कुछ इमोशन आया और चला गया। वह अपनी नीली नजरों से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था, लेकिन फिर भी वह एक ठंडी सांस लेकर अपने काम में लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में सभी औरतें मुंह फुलाकर अपने अपने पार्टनर से नाराज बैठी थी और सभी मर्द उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली समर और अथर ने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनने के बाद औरतें थोड़ी बहुत तो सेटिस्फाइड थीं, लेकिन मर्दों को अभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और फाइनली सभी मर्दों की परेड शुरू हुई। सभी औरतों को बहुत जोर से भूख लगी थी,
इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर सभी मर्दों को किचन में भेज दिया था खाना बनाने के लिए। समर और अथर्व को तो खाना बनाना आता था, राहुल भी अच्छा खाना बना लेता था, लेकिन रुद्र और रॉकी दोनों ससुर दामाद की हालत खराब थी। निकिता ने सजा के तौर पर उन दोनों के लिए पीटर से कहकर सारे झूठे बर्तन एक साइड करवा दिए थे। अब रुद्र खड़े होकर बर्तन वॉश कर रहा था और रॉकी सब्जियों का कत्ल कर रहा था। रॉकी से भी सब्जी नहीं कट रही थी तो उसे आटा गूंदने का काम दिया गया और उसने आटे को भी बेसन के बैटर की तरह कर दिया था। और तब तक बाहर बैठी लड़कियों ने एक बार फिर मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाकर इमरजेंसी में रात को ही मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि यह करना इतना जरूरी तो नहीं था, लेकिन नताशा की मेहंदी अभी भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसके लिए जरूरी था। रॉकी के माफी मांगने पर नताशा ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि समर और अथर्व ने उन्हें सच्चाई बता दी थी कि असली प्लानिंग समर की थी। देखते ही देखते 2 घंटे बाद सभी लड़कों ने मिलकर अपनी अपनी पार्टनर के लिए खाना बनाया। अथर्व, समर और राहुल की दया से खाना अच्छा बना था और अब उनकी सजा यह थी कि वह अपने अपने पार्टनर को अपने हाथों से खाना खिलाए। और यह करने में तो लड़कों को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि सभी बेशर्मों की तरह मेहंदी आर्टिस्ट के सामने ही अपनी पार्टनर से फ्लर्ट कर रहे थे। राहुल बड़े प्यार से ऐना को खाना खिला रहा था। रुद्र निकिता को बड़े प्यार से मना मना कर उसके गालों पर किस करते करते खाना खिला रहा था। और रॉकी भी नताशा को अपने हाथों से खिला रहा था, क्योंकि उसके हाथों में भी मेहंदी लगी थी। यह चीज शायद उनकी बगल में बैठे हुए निक को पसंद नहीं थी। वह मुंह फुलाकर यह नजारा देख रहा था। फाइनली जब उससे यह देखा नहीं गया, वह अपने कमरे में चला गया। तभी निकिता को याना का ख्याल आया। अरे याना कहाँ है? वह मेहंदी नहीं लगाएगी क्या? लगता है शायद वह अपने कमरे में सो गई है, कहते हुए ऐना निकिता को जवाब देती है। और वहीं दूसरी तरफ याना अपने कमरे में सैड बैठी हुई थी और तभी अचानक ही उसकी खिड़की से उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। दोस्तों, आखिर कौन हुआ है दाखिल याना के कमरे में? क्या याना को भी होने लगा है राका के लिए कुछ एहसास? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको याना और राका की जोड़ी कैसी लग रही है। कहानी अच्छी लग रही हो तो कहानी को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।